नमस्कार साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। अगर आप सुपर टेट की तैयारी एकदम बेसिक स्तर से करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है। इससे पहले हमने जियोग्राफी का सीरीज चालू रखा है, एक अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है। उसके बाद मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है, और उसके बाद ये हमारी हिंदी की। अभी तक 3 कक्षाएं हमारी चल रही हैं सुपर टेट के लिए। आगे आप देखेंगे धीरे धीरे सारी कक्षाएं चालू हो जाएंगी ये सारे सब्जेक्टों के लिए। तो अभी तक आपने हमारी इन 3 कक्षाओं को नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख लीजिए। और हिंदी की कक्षाएं इससे पहले हमने 3 डाली हुई है, तो जिसमें हमने सिलेबस की चर्चा की है पहले वीडियो में। उसके बाद हमने हिंदी का आगमन बताया है। उसके बाद हमने आपको वर्णमाला बताया है, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आपको बताया है। और उसके बाद उससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों के लिए हमने एक अभ्यास की वीडियो डाली हुई, अभ्यास प्रश्नों की। तो उससे आपका अच्छे से कवर हो गया है सारा। तो आज की इस वीडियो में हम समाज टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, एकदम बेसिक स्तर से जानेंगे कि समाज में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं, समाज में आखिर पूछता क्या है। और ये समाज की वीडियो ख़त्म होने के बाद इसका भी हम एक अभ्यास का प्रश्नोत्तरी का वीडियो अपलोड कर देंगे। तो समाज से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे को उस वीडियो में हम ले लेंगे, इसके अगले वाले वीडियो में। तो पहले आइए कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, कंसेप्ट देखते हैं अच्छे से कि समाज में किस प्रकार के प्रश्न कहाँ से और समाज में क्या आपसे पूछता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें ये जान लीजिए कि अगर आपसे पूछे कि समास किसे कहते हैं, तो आप देखेंगे कि समास आपके 2 शब्दों का मेल से बनता है। तो एक सम और एक आस होता है। तो सम का मतलब आप देखेंगे संपूर्ण होता है, आस का मतलब आपका आशय होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण आशय जहाँ संक्षिप्त में प्राप्त हो जाए, जिस शब्द से प्राप्त हो जाए उसे ही हम समास कहते हैं। उसके बाद अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, परिभाषा के तौर पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर निर्माण करते हैं उसे ही समास कहते हैं। जहाँ पे भी 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जो शब्द का निर्माण करते हैं उसे ही हम समास कहते हैं। इसमें एक और पॉइंट नोट कर लीजिए आप कि प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं, आप ये भी पता होना चाहिए। प्रथम पद होता है और द्वितीय पद होता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। समास 2 पदों के मेल से बनता है, प्रथम और द्वितीय पद। आइए समास के प्रकार देख लेते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर सामान्यतः आपसे पूछे, आपसे ऐसे प्रश्न बन जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप वहाँ पे 6 लगाएंगे। और प्रश्न में ही अगर आपसे पूछ दे कि मुख्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप वहाँ पे 4 लगाएंगे। क्योंकि जो आपका कर्मधारय और द्विगु समास है ये आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इस प्रकार से ये है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से समास आपके सामान्यतः होते हैं। तो पहला आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा आपका द्वंद्व समास, चौथा आपका बहुव्रीहि समास, पांचवा आपका कर्मधारय समास, छठवां आपका द्विगु समास। तो इन सभी समासों को हम बारी बारी से देखते हुए समझते हुए चलेंगे, जिससे आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि कोई भी शब्द आए तो आप आसानी से पकड़ लें कि ये कौन सा समास है। तो सबसे पहले आइए अव्ययी भाव समास को देखते हैं। तो अव्ययी भाव समास में अगर आपसे परिभाषा के तौर पर देखेंगे तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर समास का प्रथम पद अव्यय हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 2 पदों में से पहला पद आपका अव्यय होना चाहिए और प्रथम पद की ही प्रधानता होनी चाहिए। इस प्रकार से वहाँ पे अव्ययी भाव आपका समास होता है। आइए इसका उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे तीनों में आ लगा है, तो आपका यहाँ पे अव्यय हो गया। और अव्यय में ये होता है कि अव्यय की ही प्रधानता होगी। जैसे जीवन है, जन्म है, कंठ है, ये आपका बदल जाएगा। जैसे इसमें आजीवन हो गया, इसमें आप देखेंगे आजन्म हो गया, आकंठ हो गया। अर्थात पहले पद की प्रधानता है, दूसरा पद आप बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके रिलेटेड, इससे जुड़े हुए जितने भी आपके शब्द आएंगे वो सारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद आगे देखेंगे आपका प्रति अव्यय लगा है इसमें। तो इसमें आपका प्रतिदिन हो गया, इसमें आपका प्रतिवर्ष हो गया, इसमें आपका
प्रतिफल हो गया। तो अर्थात प्रति अव्यय लगने से प्रति जिसमें भी लग जाए, प्रतिदिन हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, प्रतिफल हो गया, तो इस प्रकार से जितने भी आपके शब्द आएंगे वो सारे आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद इसमें आप देख लीजिए, बेरहम हो गया, बेशर्म हो गया, बेईमान हो गया। तो बे आपका अव्यय हो गया और इसी की प्रधानता है, और इसके दूसरा जो शब्द है वो बदल रहा है, तो इस प्रकार से आपका इसमें ये हो गया। उसके बाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये उदाहरणों को आप समझ लीजिए। मन मन मन, जैसे मन मन आ जाए, लगातार दो शब्द बार बार एक ही शब्द दो बार आ जाए, तो वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो जैसे मन मन, राधे राधे, कभी कभी, इस प्रकार से शब्द आ जाए, अभी अभी, जैसे जैसे, ये शब्द आ जाए, तो ये सारे आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। तो इसी के बेसिस आप आगे कोई भी आपके शब्द मिले तो आप पकड़ लीजिएगा। उसके बाद एक और है, इसमें आप समझ लीजिए, मन ही मन, ही लगा के जहाँ पे भी आ जाए, मन ही मन, जैसे हाथों हाथ, कानों कान, इस प्रकार के भी शब्द आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत भी आते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसी बेसिस पे आगे के और शब्दों को पकड़िएगा, समझिएगा। तो इस प्रकार से है ये आपका। तो उम्मीद है आपको अव्ययीभाव समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। आइए आगे के समास को देखते हैं। तो आगे आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि जहाँ पर दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह उपस्थित हो, अर्थात आपके कारक चिन्ह जो है आपके कर्ता ने कर्म को कर्ण से अप्रदान से, इस प्रकार के जो आपके कारक चिन्ह है, तो वो बीच में हो और आपका देखेंगे दूसरे पद की प्रधानता हो, तो वहाँ पे आपका तत्पुरुष समास होता है। इसमें नोट में करके आप 2 पॉइंट और लिख लीजिएगा कि तत्पुरुष समास में द्वितीय से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो कारक चिन्ह होते हैं, जिसमें कारक होते हैं, तो प्रथमा और अष्टमी को छोड़ दिया जाता है। वही आपका द्वितीय में बताया गया है कि तत्पुरुष समास में प्रथमा और अष्टमी का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए इसके उदाहरण से समझेंगे तो आप आसानी से अच्छे से समझ जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्याही चूस दे दे, तो ये आपको समास बताना हो, तो आप देखेंगे कि स्याही को चूसने वाला अगर इसका आप विग्रह करेंगे तो को आपका कारक चिन्ह हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर इसी में आपके अंदर पूछ दे तो कौन सा तत्पुरुष समास है, तो ये आपका कर्म तत्पुरुष समास है, क्योंकि आप देखेंगे को है जो कर्ता ने कर्म को, तो को कर्म के अंतर्गत आता है, तो इस प्रकार से कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन उत्तरा अंदर आपसे नहीं पूछेगा, बस आप इतना जान लीजिए कि स्याही चूस दे दे, तो आपका जहाँ पे भी कारक चिन्ह लग जाए वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद दूसरे उदाहरण की बात करें तो अगर दिल तोड़ दे, तो इसका अगर विग्रह आप करेंगे तो दिल को तोड़ने वाला को आपका कारक चिन्ह हो गया, तो तत्पुरुष समास। काम चोर दे दे तो काम से चोरित से आपका कारक हो गया, तो यहाँ पे भी आपका तत्पुरुष समास। पेट दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, कोई भी दर्द दे दे तो आपका पेट में दर्द, कमर में दर्द, इस प्रकार से होगा, तो मैं आपका वहाँ पे आप देखेंगे आपका कारक चिन्ह हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद आइए आगे उदाहरण और कुछ देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे आराम कुर्सी दे दे, तो आराम कुर्सी का विग्रह करेंगे तो आराम के लिए कुर्सी हो जाएगा, तो के लिए भी आपका कारक चिन्ह है, तो इस प्रकार से ये भी आपका तत्पुरुष हो जाएगा। अमरस, आम का रस का इसमें आपका कारक है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, ये आपका कारक चिन्ह है, ये भी हो जाएगा। देश सेवा, देश का सेवा, ये भी आपका का यहाँ पे कारक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। आप विग्रह करके आसानी से पकड़ लेंगे, कुछ भी विग्रह करेंगे, जो भी आप सेंस लगाएंगे, बस हाँ पॉजिटिव सेंस आपका निकलना चाहिए, उसके बाद आप समास को आसानी से पकड़ लेंगे। तो उम्मीद है आपका ये तत्पुरुष समास अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए आगे देखते हैं द्विगु समास को। तो द्विगु समास में देखेंगे ये सबसे आसान होता है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो आप इतना ही समझ लीजिए कि इसमें उत्तर जो पद होता है वही प्रधान होता है, और प्रथम पद जो होता है आपका संख्यावाची होता है। तो संख्यावाची होता है, तो आप इसमें उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। अगर 9 रत्न आपसे दे दे तो 9 रत्नों का समूह हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 9 आ गया, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। इसी तरह एक तारा, मतलब एक तारा हो जाएगा, तो इस प्रकार से द्विगु समास। दुपट्टा, 2 पट्टा हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा। तिरंगा, 3 रंगों का समूह हो जाएगा। षडकोण हो जाएगा, 6 कोण हो जाएगा। पंचतंत्र, 5 तंत्र हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आपके संख्यावाची शब्द आ जाए प्रथम पद में, तो आपका द्विगु समास हो जाएगा, तो आप आसानी से इसे पकड़ लेंगे। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी आपके सामने उदाहरण, कोई भी शब्द आएगा तो आप आसानी से समास को पकड़ लेंगे।
आइए फिर आगे देखते हैं कर्मधारय समास को। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, तो आप देखेंगे कि पहला पद जो होता है आपका विशेषण होता है और दूसरा आपका विशेष्य होता है। वही दूसरे पॉइंट में बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि पहला पद उपमेय होता है, दूसरा आपका उपमान होता है। तो इस प्रकार से आप पकड़ेंगे। आइए उदाहरण के तौर पे इसे देख लीजिए। तो आपका लाल झंडा दे दे, तो लाल आप यहाँ पे देखेंगे विशेषण है, पहला पद है, क्योंकि झंडा की विशेषता बता रहा है कि वो लाल है। तो इस प्रकार से ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। हरी मिर्च, मिर्च यहाँ पे हरी विशेषता बता रहा है, तो इस प्रकार से ये भी आपका कर्मधारय हो जाएगा। नीला कमल यानी कमल आपका नीला है, तो इस प्रकार से ये भी आपका कर्मधारय समास। नवयुवक, का पुरुष मतलब बेकार पुरुष, का पुरुष, आ पुरुष, कुपुरुष आ जाए, ये सब एक ही होते हैं। तो यहाँ पे वो पुरुष की विशेषता बता रहा है कि वो पुरुष अच्छा नहीं है, तो इस प्रकार से ये भी आपका कर्मधारय। उसके बाद महात्मा, तो इस प्रकार से ये है आपका कर्मधारय समास। इसमें कुछ अपवाद है जो आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप इसे डायरेक्ट ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। अगर चंद्रकांत दे दे आपसे, घनश्याम दे दे, शीतोष्ण दे दे, नील पीत दे दे, तो ये आपका भी कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। आप इतना इसे ध्यान में रखेंगे। इसमें एक और अपवाद के तौर पे है, इसको देख लीजिए। पीताम्बर है तो होता है, पीताम्बर विग्रह के हिसाब से आप वहाँ पे समास चूज करेंगे। अगर विग्रह में आप करते हैं कि पीला है जो अंबर, जिसमें भी आप जो का प्रयोग करेंगे वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। कोई भी शब्द में अगर आपके विग्रह में जो आ जाए तो वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। वही आप देखेंगे कि पीला है अंबर जिसका, अर्थात एक ही पुरुष के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसका ये पीताम्बर हो जाएगा, अर्थात ये बहुव्रीहि समास के अंतर आ जाएगा। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास काफ़ी आसान होता है, इसे आप थोड़े से में ही समझ जाएंगे। तो इसमें आप देखिए कि इसमें दोनों पद होते हैं, दो पदों के मेल से ही आपके समास बनते हैं। तो दोनों पद इसमें आपके प्रधान होते हैं, ये और दोनों के बीच में योजक चिन्ह ऐसे करके लगा रहता है, तो उसका अर्थ और होता है। तो इस प्रकार से है आपका ये द्वंद्व समास। अगर इसका उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो आपका माता पिता में ऐसे लगा है, माता और पिता हो जाएगा। भाई बहन में आपका ऐसा लगा रहता है, देश विदेश में ऐसे लगा रहता है। उसके बाद आपका दिन रात में रहता है, लोटा डोरी में ऐसे रहता है। तो इस प्रकार के जितने भी आपके शब्द सेंटेंस आपके सामने आएंगे तो आप सारे आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। इसमें भी नोट करके आप एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि नोट में आप लिखिए, जब योजक चिन्ह न हो तो इतरेतर द्वंद्व समास होता है। अर्थात कहने का मतलब है ये है कि जहाँ पे योजक चिन्ह न लगा के आए वहाँ पे आप देखेंगे इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे आपका जलवायु हो गया, उसके बाद धनुर्वाण हो गया, लाभालाभ हो गया, धर्माधर हो गया। इस प्रकार से जितने भी आपके शब्द आएंगे ये आपके इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। अगर इतरेतर द्वंद्व समास आपका नहीं दिया है तो आप वहाँ पे वो द्वंद्व समास केवल लगा देंगे तो वो भी आपका सही हो जाएगा। आइए अंतिम और बहुब्रीहि समास को देख लेते हैं। तो बहुब्रीहि समास में आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जहाँ पर दोनों पद अपना मूल अर्थ त्याग कर अन्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो दो पद होते हैं दोनों अपना जो अर्थ होता है उसको त्याग देते हैं और तीसरा जो अर्थ होता है उसी को ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुब्रीहि समास होता है। तो उदाहरण के तौर पे इसको समझ लीजिए तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दशानन, तो दशानन आप देखेंगे कि 10 आनन, आप 10 आनन कहने का मतलब केवल 10 आनन रावण को ही कहा जाता है। अगर कोई इंसान कोई पुरुष अगर 10 सिर लगा ले तो वो दशानन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अलग से लगा है, केवल ये स्पेशली रावण के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये दशानन हो गया। वही बीरा पणरी यानी वीणा को धारण करने वाली सरस्वती की बात की जा रही है। तो इन दोनों मूल शब्दों को छोड़ के सरस्वती के बारे में बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो गया। चंद्रबदन, तो चंद्रबदन देखेंगे, चंद्रबदन किसी का भी हो सकता है, लेकिन चंद्र है बदन अर्थात इसकी शिव से तुलना की जा रही है। तो इस प्रकार से आपका इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर पेट होता है, लंबा जिसका पेट। तो इस प्रकार से ये आप गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका बहुब्रीहि समास हो गया। तो इस प्रकार से आपको समास हमने एक ही वीडियो में अच्छे से समझा दिया है, बता दिया है, कवर कर दिया है। तो इसके आगे वाली वीडियो में हम समाज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को कर लेंगे, अभ्यास प्रश्न कर लेंगे। वहाँ से आपका जो समाज से बनने वाले प्रश्न है सारे कवर हो जाएंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम सीक्वेंस में आपको सुपर टेट की वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।